गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौरव सिंजाला, फैकल्टी सोशल साइंस, और आज हम हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकंड सेक्शन लेने जा रहे हैं। अब जो हमने लास्ट टाइम तक इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ जो पढ़ी थी, वैसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन इसको इस चैप्टर को पर्टिकुलरली इस चैप्टर को अगर आप एक फेज या स्टेजेस ऑफ पीरियड के रूप में अगर याद रखेंगे, लाइक 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब एक्सपेंशन हुआ तो उसके बाद आगे क्या चीज़ हुई, जैसा कि लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था। अगर शॉर्ट में समझे तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमने बात की थी, हमने रिवीजन क्लास में भी ये चीज़ देखा था, शॉर्ट रिवीजन जब हमने इसको किया था वापस जब लेक्चर लेने के बाद। तो एक ऐसा फेज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बन रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रहा था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलप होने से जो हैंड लेबर है, जो मैनुअल लेबर है, उसका क्या रोल हो रहा था। नेक्स्ट हमने बात की थी कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले यूरोप में या यूरोपियन जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो पेनिनसुला है उसमें वर्क कैसे होता था। क्लियर। नाउ जब वहां पर हैंड वर्क या फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक फेज को डिफाइन किया गया 17th सेंचुरी के आसपास, जब मर्चेंट्स अपना व्यापार करने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे गांव में, कंट्री साइड में, और ज़्यादातर महिलाएं उस काम में निपुण थी, धागा या सूत बनाने के, और उसी वर्क से जो सप्लाई थी रॉ मटेरियल की वो शहरों को होती थी और वहाँ कपड़ा या क्लोथ उद्योग जो है वो डेवलप होता था या आगे बढ़ता था। इसी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद चेंजेस क्यों हुए? क्योंकि जब इन्वेंशंस होने लगे, लाइक वाटर फ्रेम, कॉटन मिल जिसको रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया, तो कपड़ा एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक न्यू रिवोल्यूशन हुआ। द स्पीड, द पेस ऑफ द वर्क गॉट डबल्ड एंड ट्रिपल्ड विद द टाइम, पासेज ऑफ द टाइम। चाहे बात करें वाटर फ्रेम की, चाहे बात करें जॉन के द्वारा बनाए गए फ्लाई शटल की, या बात करें हम रिचर्ड स्पिनिंग जेनी की जो डेवलप हुए इन कॉटन, वुलन एंड डिफरेंट टाइप। फ्लाई शटल जो जॉन केन ने बनाया था उसका इटसेल्फ यूज ये था कि वो स्पिंडल्स या धागा या कपड़ा जो बनाने की दर है उसको फास्ट या फुली डेवलप कर सकता है। ठीक है। सिमिलरली हमने बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैकेनाइजेशन या एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा दौर जो डेवलप हो रहा है पूरे यूरोपियन उपमहाद्वीप में। यूरोपियन का जो पूरा एक कॉन्टिनेंट है वहां पर फैक्ट्री स्पेशली इन लंदन ज्यादा डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू मैकेनाइजेशन। स्टीम पावर, स्टीम इंजन, रेलवे, शिपमेंट्स, हर एक चीज डबल कर रही है उस पेस को, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और हैंड लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। स्टिल हैंड लेबर या हैंड यूज जो है ये ज्यादातर लोगों के जरूरत में था, ज्यादातर लोगों के यूज में था, और ये जो ज्यादातर जरूरत के यूज में था, ज्यादातर लोगों के यूज में था, इस पूरे सेगमेंट के अंदर हैंड वर्क या हैंड मेड थिंग्स की रिक्वायरमेंट 18th सेंचुरी तक बनी रही ड्यू टू देयर इंटीग्रेट वैल्यू। उसके बाद हमने बात की कैसे इंडियन जो सेगमेंट है आफ्टर द इन्वेंशंस, जब भारत में पॉलिटिकल पावर सॉलिड होती जा रही थी तो कैसे व्यूअर्स, जो इंडियन व्यूअर्स थे, उनकी पोजीशन खराब हो रही थी, क्योंकि आफ्टर कैप्चरिंग पॉलिटिकल पावर, जब तक ट्रेड कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश लोग जब तक ट्रेड कर रहे थे, जब तक तो एक अलग सेगमेंट था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंगाल और कर्नाटक को कैप्चर किया, भारत में उन्होंने टैक्सेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी व्यापार को बेसिकली मॉनिटर करना शुरू किया, रेगुलेट करना शुरू किया, और इसी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन के अंदर बेसिकली जो नया इंडियन व्यूअर्स के साथ जो घटित हुआ वो ये था कि उनकी अर्निंग्स, उनकी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट या इंडेंजर्ड या बंधुआ मजदूरी में जाता जा रहा था, और इंडियन पीपल से तो कंपटीशन खत्म हो ही रहा था, साथ ही साथ जो फ्रेंच हैं या डच हैं या दूसरे यूरोपियन जो पॉपुलर कॉलोनीज भारत में बनी हुई थी वहां से भी ब्रिटिश उनको एलिमिनेट कर रहे थे। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली सेट कर ली। लेकिन अब जो न्यू मर्चेंट्स या जो नए व्यापारी डेवलप हो रहे थे, जो हम बात कर रहे हैं, यानी आज जो हम बात करेंगे कि जो न्यू वर्कर या जो न्यू डेवलपमेंट अब हो रहा था यहाँ पर, ये न्यू मर्चेंट या ये जो न्यू डेवलपमेंट है ये कैसे हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अब ब्रिटिशर्स ने जब पॉलिटिकल पावर एक्वायर कर ही ली है तो इस पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने सबसे पहले तो इंडियन मर्चेंट्स को कंट्रोल करना शुरू किया। ये वही इंडियन मर्चेंट्स हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे उसी ट्रेड में जिस ट्रेड को ब्रिटिशर्स कर रहे थे भारत के बाहर वाले देशों से, लाइक चाइना के साथ टी का व्यापार, ओपियम या अफीम के एक्सचेंज में, या
भारतीयों का चाइना के साथ इंडिपेंडेंट व्यापार, जिसको धीरे धीरे बढ़ता देख ब्रिटिशर्स ने अगेन इस डेवलप होते हुए अर्लीस्ट एंटरप्रेन्योर्स भारतीय मर्चेंट्स को, या डेवलप होते हुए भारतीय मर्चेंट्स के एक सेगमेंट को कंट्रोल करने के लिए नया जो है जाल बुनना शुरू किया। जब अक्सर मैं कहता हूं कि जितना भी डेवलपमेंट ब्रिटेन में आप देख रहे हो या जितना डेवलपमेंट आप यूरोप में देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो इंडिया और अफ्रीका के रिसोर्सेज से बनाया गया है। जो 200 साल तक इन दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया है, यहाँ के रिसोर्सेज को, चाहे वो कॉटन हो, चाहे मेटल हो, चाहे वो यहाँ का गोल्ड हो, या यहाँ के प्रीशियस वेटल्स या वैल्यूज हो, उन सबको ले जाकर जितना डेवलप यूरोप ने पिछले 100 साल में किया है, लाइक पेरिस, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन सब ने वो सारा कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बड़े कॉन्टिनेंट से ही लिया है। और जो इंडिया या अफ्रीका को आज डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में लाके खड़ा किया गया है, वो इन्हीं लोगों के एक्सप्लॉइटेशन लेवल की वजह से है। नाउ cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about the other countries. They pressured the government to impose import duty. क्या होता है import duty? बहुत आसानी से समझो। चाइना से मान लीजिए कोई टॉय भारत में आ रहा है जिसकी कीमत है 100 रुपए, जो इंडियन टॉय है उसकी कीमत भी है 120 रुपए। क्योंकि चाइनीज टॉय सस्ता है और अच्छा है, उसकी सेल ज्यादा हो रही है इंडियन मार्केट में। तो जब इंडियन गवर्नमेंट बाहर से आने वाले इस चाइनीज टॉय पर मान लीजिए 30% टैक्स लगा देता है, तो इस टॉय की कीमत हो जाती है 130 और इंडियन टॉय की कीमत हो जाती है 120। तो लोग इंडियन टॉय को खरीदेंगे और चाइनीज टॉय की सेल कम होगी अपने मार्केट को बचाने के लिए। सेम 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे, उन्होंने कहा कि भारत से आने वाला फिनिश्ड इंपोर्ट गुड या कॉटन का जो कपड़ा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, ताकि हमारी सेल बढ़ती रहे और हमारी सेल ज्यादा रहे। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे इंडिया से आने वाले माल पे ड्यूटी लगाई गई, तो इंडिया का माल ब्रिटेन में पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो गया और उसकी सेल लगातार गिरने लगी। कॉटन व्यूअर्स इन इंडिया थस फेस 2 प्रॉब्लम, और इसी के साथ इंडिया के जो कॉटन व्यूअर्स है वो 2 प्रॉब्लम्स को झेलने लग गए थे। पहली, एट द सेम टाइम देयर एक्सपोर्ट कोलैप्स, उनका फिनिश गुड भारत से कांचीवरम साड़ी या टेक्सटाइल या कॉटन या सिल्क या जो भी फिनिश गुड वहां जा रहा था, उसकी डिमांड लगातार घट रही थी क्योंकि महंगा होता जा रहा था। प्लस भारतीय कॉटन से या मैनचेस्टर से बना हुआ फिनिश गुड भारत में लाके डंप किया जाने लगा, सस्ता कपड़ा, चीप क्वालिटी का कपड़ा, जिसका आपको पता है स्वदेशी बॉयकॉट या बंगाल विभाजन के समय, स्वदेशी मूवमेंट के समय उस मैनचेस्टर क्लॉथ को, मैनचेस्टर शहर से बन के आने वाले सस्ते कपड़े का विरोध किया गया, उसको जलाकर, और उसे भारत में लाकर डालने लगा जगह, और उस पर कोई ड्यूटी या टैक्स नहीं लगाए जाने वाली। तो एक तरफ तो ब्रिटेन ने अपना इंपोर्ट जो है वो घटा दिया, भारत से जाने वाला माल घटा दिया फिनिश गुड, और भारत से सीधे रॉ मटेरियल ले जाने लगा। दूसरा, भारत में एक्सपोर्ट करके लाया गया अपना जो भारत से सारा जो ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहा था, भारत के अंदर जो भारत इंपोर्ट कर रहा था वो सस्ता क्वालिटी का कपड़ा था जो लोगों को अवेलेबल था। 1860 तक व्यूअर्स गॉट न्यू प्रॉब्लम, जो बुनकर समुदाय था भारत का, उसके पास एक नई प्रॉब्लम शुरू होती जा रही थी, क्योंकि जितना भी कॉटन एज अ रॉ मटेरियल वो सारा एक्सपोर्ट किया जा रहा था भारत से, एंड ब्रिटेन इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप। तो बेसिकली इंडियन मिल्स, ये जो ब्रिटिश मिल्स है, इनके अंदर बनने वाला सस्ता मैनचेस्टर क्लॉथ है, इसे भारत में डंप किया जा रहा था और रॉ मटेरियल फाइन क्वालिटी का ले जाया जा रहा था वहां की पॉपुलेशन के लिए। क्लियर? चाहे बात करें कॉटन की, चाहे बात करें जूट की, चाहे बात करें ओपियम की, ये वो कमोडिटीज हैं टी की जो भारत जिनके साथ व्यापार कर रहा था दूसरे देशों से, या बात करें इंडिगो की, या बात करें टोबैको की, ये ऐसी कमोडिटीज थी जिनसे कॉमर्शियल वैल्यू ज्यादा होती थी, जिनका पैसा ज्यादा आता था और जिनसे ज्यादा मात्रा में बेनिफिट कमाया जाता था। जब भारत में अर्लीस्ट फैक्ट्री शुरू की गई बॉम्बे में, क्योंकि कपास की खेती गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत आयात में होती है, तो बॉम्बे एक एप्रोप्रिएट जगह था जहां शहर डेवलप होने लगा, फैक्ट्रीज बनने लगी। बॉम्बे से सी पोर्ट होने की वजह से माल आसानी से पहुंचाया जा सकता था, तो बॉम्बे एक नया शहर बन के उभरा कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए। और भारत में सबसे पहले 1854 में कॉटन मिल लगाई गई, मैकेनाइज मिल लगाई गई। अब आप देख सकते हो 1854 में, यानी आज से अगर हम बात करें लगभग पूरे 150 से साल ज्यादा, यानी 170 साल पहले भारत की में पहली फैक्ट्री मिल लगी थी। इसी तरीके से जूट की मिल, जूट क्योंकि हुगली के बेसिन पे होता है, वेस्ट बंगाल बेसिन में होता है, उसके लिए पानी चाहिए, एप्रोप्रिएट क्लाइमेट चाहिए, तो बंगाल में फर्स्ट जूट मिल लगाई गई, ठीक है, कोलकाता के पास सीहोर में। इन नॉर्थ इंडिया कानपुर में एलिन मिल लगाई गई, वो स्टार्टेड एट कानपुर इन 1860 एंड अ ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वाज सेट अप। उन्हीं जगहों पर जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ताकि लाने ले जाने का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो कम हो सके। 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड व्यूइंग मिल, कपड़ा बनाने की जो मिल है वो मद्रास में लगाई गई।
द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, अब भारत में जो नए मर्चेंट्स स्टैब्लिश हो रहे थे, जो खुद छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा रहे थे या चाइना के साथ इंडिपेंडेंट ट्रेड कर रहे थे और पैसा कमाकर भारत में हैवी मैकेनाइज्ड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे थे। द हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू द ट्रेड विद चाइना। ये वही लोग हैं जिन्होंने चाइना के साथ ओपन ट्रेड कर कर, क्योंकि यूरोप के साथ तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी मोनोपोली जो है ब्रिटेन के पास जा रही थी। फ्रॉम द लेट 18th century द ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना। चाय की खेती जो सबसे पहले चाइना में होती थी, चाइना के साथ ट्रेड करके या व्यापार करके हम जो मुनाफा कमा रहे थे ब्रिटेन, उसी तरीके से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने भी उस चीज को बढ़ावा दिया। यानी भारत के कुछ अर्लीस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऐसे थे जो चाइना के साथ अलग अलग कमोडिटी में ट्रेड कर रहे थे इंडिपेंडेंटली और पैसा कमा रहे थे, जब तक ब्रिटिशर्स की नजर उन पर नहीं पड़ी, क्योंकि यूरोप के साथ वो उन कमोडिटीज में ट्रेड नहीं कर सकते थे, टी, कॉफी, इंडिगो या हमारा टोबैको, जिसमें ब्रिटेन ट्रेड कर रहा है। मेनी इंडियंस बिगेन जूनियर प्लेयर ऑफ दिस ट्रेड। बहुत सारे अर्लीस्ट एंटरप्रेन्योर्स या जो व्यापारी या जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया और वेल्थ कंसंट्रेट करना शुरू किया। फिनेंस, प्रोक्योरिंग सप्लाई एंड शिपिंग कंसाइनमेंट। फिनेंस यानी कि पैसा भी वो देते थे छोटे व्यापारियों को भी बढ़ने के लिए, फिनेंस करते थे दूसरे कंट्रीज में व्यापार को और सप्लाई देते थे उनको इंडियन गुड्स की, एंड शिपिंग कंसाइनमेंट जो वहां से आते थे और यहाँ से जाते थे, प्लस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि शिप्स उस समय मेन सोर्स थे। एयरप्लेन्स का इतना व्यापक इस्तेमाल होता ही नहीं था, डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में शिप्स या कंसाइनमेंट जहाज के सहारे समुद्री सहारे से ही दूसरी जगह जाते थे। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी उनका इन्वेस्टमेंट था। द्वारकानाथ टैगोर बंगाल से, दिन शॉप पेटिट, जमशेदजी नौरोजी भाई टाटा बॉम्बे से, सेठ हुकुमचंद एंड द ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रीज जीडी बिरला, जो भी बिरला इंडस्ट्रीज जो आप मालिक है, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर सेठ हुकुमचंद चाइना के साथ व्यापार करके बहुत तेजी से डेवलप हुए। कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड, पैसा जब जमा किया, एंड द ट्रेड नेटवर्क्स ऑफ सम मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास ट्रेडेड विद द बर्मा यानी म्यांमार, व्हाइल अदर हैड लिंक्स विद मिडिल ईस्ट, और बहुत सारों ने ईरान, इराक, सीरिया या अफगानिस्तान के सहारे ट्रेड किया और पैसा जमाया। तो बेसिकली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स डेवलप तो हो रहे थे, लेकिन अब इन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की अर्लीस्ट डेवलपमेंट पे फिर ब्रिटिश की नजर पड़ी और इसको कर्व करने के लिए एक नया चाल बुना गया, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज। यानी कि अब अगर आपको भारत में ट्रेड करना है तो आपको एक अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, उसका नाम है यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, जिसके अंदर एक पैनल होगा ब्रिटिशर्स का जो ये डिसाइड करेगा कि कौन इंडियन व्यापारी कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकता है, कितना पैसा लगा सकता है, कितना पैसा उसे देना है। यानी कि अब पैसा होगा इंडियन मर्चेंट का, इंडियन व्यापारी का, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? यूरोपियन पैनल। इनफैक्ट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी कंट्रोल लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज को रजिस्टर होना पड़ा, क्योंकि उस समय हम बेसिकली बात कर रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स के पावर या उसके अंदर लगातार जाते जा रहे थे और उनकी पावर के आगे इंडिपेंडेंट इंडियन मर्चेंट्स का कोई ज्यादा पावर नहीं था। तो दीज एजेंसीज मोबिलाइज कैपिटल, ये इन इंडियन व्यापारियों से पैसा लेते थे, फाइनेंस लेते थे, सेटअप जॉइंट स्टेक, जो भी फैक्ट्री या प्लांट एक इंडियन व्यापारी लगा रहा है उसके साथ जॉइंट स्टेक यानी कि अपना भी पैसा इन्वेस्ट करते थे, एंड कंपनीज एंड मैनेज देम। इवन जो डिसीजंस हैं कि उस कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो भी ये यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ही लेते थे। इन मोस्ट इंस्टेंस इंडियन फाइनेंसर्स प्रोवाइड द कैपिटल, ज्यादातर भारतीय मर्चेंट पैसा देते थे, पैसा प्रोवाइड करते थे, बट जो ज्यादातर डिसीजन मेकिंग है व्हाइल यूरोपियन एजेंसी मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजंस। यानी कि जो भारतीय जो पैसा लगा रहा है या जो भारतीय वर्क कर रहा है उसी को डिसीजन लेने की जरूरत के लिए बाहर कर दिया जाता था। यानी कि इन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज का पार्ट भी इंडियंस नहीं बन सकते थे। द यूरोपियन मर्चेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चेंबर ऑफ कॉमर्स। यानी कि जितनी भी यूरोपियन एजेंसीज है, मान लो उस समय भारत में अगर मान लीजिए कि अगर उस समय 20 यूरोपियन एजेंसीज है जो इंडिया का ट्रेड संभाल ली है, उसमें कोई भी इन सब का अपना एक यूनियन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहां ये बैठ के कलेक्टिव डिसीजंस करते होंगे, उसमें कोई इंडियन बिजनेसमैन पार्ट भी नहीं ले सकता था। यानी दैट इज द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कि आपका पैसा, आपकी जमीन, आपकी फैक्ट्री, लेकिन आपको ही डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया गया। क्लियर? एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटन, जैसे जैसे कॉलोनियल ट्रेड या ब्रिटिश पावर एक्सपैंड करते जा रहे थे, वो भारत से होने वाले ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे। यानी ओनली इंग्लैंड इज अलाउड टू ट्रेड फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंपोर्ट विद इन इंडिया। द स्पेस विद इन विच ईच मर्चेंट फंक्शन बिकम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। जैसे आप ये फोटोग्राफ यहाँ देख रहे हो,
तो इस फोटोग्राफ में इंडियन मर्चेंट्स हैं जो भारत से बाहर व्यापार करने जाते थे या आते थे, खासकर सिख कम्युनिटी आप देख पा रहे हो। तो बहुत सारी सिख कम्युनिटी थी जो बाहर जाती थी, यूएसए से व्यापार करके आती थी। तो उस समय भारत से बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो अलग अलग सेगमेंट में काम करने लगी और फिर डायरेक्ट ब्रिटेन के साथ या यूरोप के साथ ट्रेड करना इसीलिए बंद करना शुरू हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने एक मोनोपोली सेट कर ली थी कि यूरोप में या ब्रिटेन में, खास करके लंदन में जो ट्रेड होगा वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के थ्रू किया जाएगा। दे वर बैड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर गुड्स। फिनिश गुड्स में वो व्यापार नहीं कर सकते थे, लाइक भारत से कोई फिनिश गुड्स साड़ी हुई या कोई टेक्सटाइल हुआ वो बाहर जाना। दे हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल। अगर उन्हें काम करना है तो रॉ मटेरियल सप्लाई करना होगा, वो भी ब्रिटेन में जहां ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर कहे, एंड फूड ग्रेन्स, एंड दे वर ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। और शिप बिल्डिंग या शिपिंग बिजनेस इंडस्ट्री जो उस समय कुछ लोगों का था, लाइक सेठ हुकमजी टाटा, उसे भी उन्होंने बंद कर दिया। तो कितने आसान तरीके से एक बहुत बड़े बढ़ते हुए इंडियन ट्रेड को अगेन व्यूवर्स को तो खत्म कर ही दिया था, इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज को खत्म कर ही दिया था। अब इंडिपेंडेंट व्यापार या मर्चेंट्स को भी ब्रिटिशर्स ने बेसिकली आउटकास्ट कर दिया इस वर्क से। क्लियर नाउ? तो अब यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, इनका काम आपको समझ में आ ही गया, विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विद इन इंडिया वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिन कमोडिटीज में ये मर्चेंट्स वर्क कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता था। दे एस्टैब्लिश्ड टी कॉफी प्लांटेशन, एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट, एंड दे इन्वेस्ट इन माइनिंग इंडिगो जूट। अब एक और चीज समझे, ना केवल यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इंडिया में थी बल्कि यूरोप में भी थी। इसमें यूरोपियन मर्चेंट्स या व्यापारी पार्ट करते थे, एंड दे इन्वेस्टेड इन इंडिया, और ये इंडिया में इन्वेस्ट करते थे। इंडियन कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन से, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट से लैंड लेते थे और यहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे। लाइक इंडिगो, चंपारण में सत्याग्रह क्यों हुआ? इंडिगो प्लांटेशंस में बहुत सारे ऐसे लैंड होल्डर्स थे जो यूरोप में रहते थे और उन्होंने यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता से वहाँ खेती करवाते थे और सारी खेती का मुनाफा वो अपने पास यूरोप में रखते थे। बेसिकली ना उनकी जमीन ना उनकी लैंड। जैसे आज मान लीजिए रिलायंस में मुकेश अंबानी है, उनके पूरी दुनिया में एसेट्स हैं, कई जगह हो सकता है उन्होंने माइंस एक्वायर की होंगी, बहुत सारी जगह उन्होंने हो सकता है कोई नेचुरल रिसोर्स लिए होंगे, वहां से वो रिसोर्स निकालते होंगे और उसको डेवलप करते होंगे। लेकिन ये तो आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय वो बात एक्सप्लॉयटेशन की थी। तो बहुत से ऐसे मेंबर्स जो यूएसए, जो यूरोप के थे, यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे, ये माइनिंग, इंडिगो, जूट और ऐसी कमोडिटीज में ज्यादा पैसा लगाते थे जहां से पैसा या मुनाफा ज्यादा मिले। ठीक है। When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, और जब भारतीयों ने काम करने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया या उनके बिजनेस को या उनके वर्क को खत्म कर दिया गया। They avoided competing with Manchester goods in Indian market। इसीलिए जो फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड की जो कैटेगरी है, उस फिनिश गुड को या फिनिश गुड की कैटेगरी को खत्म किया जाने लगा ताकि सीधे सीधे कंपटीशन एलिमिनेट हो जाए। By the first decade of the 20th century, a series of changes affected a pattern of industrialization. Industrialization groups growth and the protect collective interest and the pressurizing the government to reduce the tariff. तो जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ या इन 1900 हम बात करते हैं, जब न्यू एरा ऑफ फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल शुरू हुआ, तो भारतीय इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन ने इस चीज को बोला कि ब्रिटेन से आने वाले इंपोर्ट को आप कम करो, फिनिश गुड का जो इंपोर्ट आ रहा है उसको कम करो, और हमारे यहाँ से जाने वाले व्यापार को आप जो है ड्यूटी फ्री करो ताकि हमारे जो गुड्स हैं वो भी बराबरी से बिक पाए। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि रिक्वायरमेंट कब बढ़ी या रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा कब हुई। ठीक है। तो जो सब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के होने तक के पहले यानी 1919 के पहले देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1919 तक, तो ये जो 4 साल है इसमें वॉर रिलेटेड चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड हुई, लाइक क्लोथ, आर्म्स, एम्यूनेशन, मेटल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। इवन भारत में भी न्यू इंडस्ट्रीज लगाई गई ताकि वॉर की डिमांड्स जो थी ब्रिटेन के लिए वो की जा सके। जो ह्यूमंस हैं, इवन इंडिया से ह्यूमंस तक यानी लोगों को तक ज्वाइन कराया गया आर्मी में ताकि वो ब्रिटेन की तरफ से वॉर लड़ सके। तो न केवल इंडस्ट्रियल गुड्स, न केवल प्रोडक्शन, बट ह्यूमंस आल्सो बेसिकली अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर। तो अ ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन विद इन ब्रिटिश मिल वाज बिजी विद वॉर प्रोडक्शन मीट। जब ब्रिटेन में सारी मिल्स ब्रिटेन के वॉर की रिगार्डिंग जो चीजें थी, कपड़ा, क्लोथ, मेडिकल एड, उसमें लगी हुई थी। देन द इंडियन मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इन इंडिया डिक्लाइन, और इसीलिए मैनचेस्टर का इंडिया में डिक्लाइन होने लगा इंपोर्ट यहाँ आना, क्योंकि सारा माल वॉर फ्रंट की तरफ जा रहा था। सडनली इंडियन मिल्स हैड वास्ट होम टू मार्केट सप्लाई, और इस समय इंडियन मिल का प्रोडक्शन बढ़ा। तो एक क्वेश्चन आता है कि इन विच पर्टिकुलर ईयर द सेक्शन ऑफ इंडियन
गुड्स और इंडस्ट्रीज हैज बीन रोज, वो कैसे बढ़ा या कैसे डेवलप हुआ? तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन मिल्स गॉट डबल्ड और ट्रिपल्ड विद द यूज ऑफ प्रोडक्शन गुड्स। तो प्रोडक्शन गुड्स जो है, जितने भी प्रोडक्शन गुड्स हुए उसकी वजह से वो बढ़ने लगा। नाउ एज पर द प्रोलॉन्ग वॉर, और जब ये वॉर इतना लंबा चला कि इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई ऑफ वॉर नीड्स, इवन इंडियन मिल्स में या फैक्ट्रीज में भी अब वही रिक्वायरमेंट आ रही थी जो ब्रिटेन में थी, यानी इंडियन फैक्ट्रीज से भी ब्रिटिशर्स अब ज्यादा काम या प्रोडक्शन करवा रहे थे टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर। नाउ many new workers were employed and everyone was made to work for longer hours. Even नई फैक्ट्रीज लगाई गई, पुरानी फैक्ट्रीज में डबल काम हुआ, and that particular doubled or tripled work has gained the employment and gained the production of Indian mills. After the war, within the colonies, local industries gradually consolidated power, और इसी समय इंडियन मर्चेंट्स या व्यापारियों ने जो है मल्टीपल फैक्ट्रीज खोली या पावर एक्वायर की, और बाद में इक्वली जो है ट्रेड किया ब्रिटिशर्स के साथ। नाउ अब इस समय में जो छोटा व्यूअर है, जो छोटी कम्युनिटी है, उसका बेसिकली क्या काम हुआ, जो स्मॉल मर्चेंट या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या काम हुआ? While factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of economy. अभी भी यानी कि अर्लीस्ट 1900 सेंचुरी तक भी फैक्ट्रीज आर जस्ट अ पार्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा एंड बिग सिटीज लाइक अहमदाबाद और कानपुर। दे आर नॉट स्प्रेडेडली ईच एंड एवरी सेगमेंट, वो हर एक जगह तक नहीं फैले थे। दे आर नॉट स्प्रेडेड इन अ स्मॉल विलेज और अ रूरल साइड और अ कंट्री साइड, दे आर बेसिकली सेगमेंटेड इन द अर्बन एरियाज। तो एम्प्लॉयमेंट जो उसमें था वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। स्टिल द 20% ऑफ पीपल लाइक इन यूरोप are employed in the Indian subcontinent. Small scale production continued to predominate. Only a small proportion of total industrial labor workforce are registered in factories. जैसा मैंने कहा, the rest worked in small workshop, household units. जैसा आप देख सकते हो घर पे कराया जाने वाला काम, पहले तो आयरन, स्मेल्टिंग, बुनकर, हर काम भारत में घर के अंदर कम्युनिटीज करती थी। लाइक रंगने वाली को रंगरेज हम बोलते हैं, बुनने वाले को बुनकर कम्युनिटी बोलते हैं, लोहे वाले को लोहार, सोने को सुनार, यानी जो वर्क स्पेसिफिक बेस्ड जो कम्युनिटीज थी वो इंडिया में बहुत वेल डेवलप पाई जाती है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन इस समय भारत में डेवलप हुआ, यानी कि 1900 से 1940 तक के जो 40 साल हैं 20th सेंचुरी में भारत में हैंडीक्राफ्ट या मशीन मेड थ्रेड वाइप्ड आउट। मैनचेस्टर की जो जरूरत थी वो खत्म होने लगी, डिमांड कम होने लगी, और स्पिनिंग, गांधी जी का जो चरखा आपने देखा होगा, खादी जो वर्ड हमने सुना है, दिस डिमांड ऑफ खादी एंड व्यूविंग गॉट डबल्ड एंड ट्रिपल्ड इन इंडियन पेनिनसुला। Industry in the 19th century, handloom cloth production expanded steadily, almost trebling between 1900 and 1940. यानी कि 40 साल में इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैज रीच्ड द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो डबल जो इनकम हुई, handicrafts people adopted new technology as they helped them improving production without excessively pushing up cost. By the second decade, that 20th century, weavers were using looms like fly shuttle, which increased the productivity per work, speeded up the production and reduced labor demand. जैसे मैंने बताया था फ्लाई शटल, तो फ्लाई शटल जो है इसका इन्वेंशन किया था जॉन के ने। ये एग्जांपल क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली फ्लाई शटल एक फिश के तरीके से दिखने वाला लकड़ी का एक सेटअप होता है जिसके बीच में स्पिंडल होता है जिसपे धागा जो है वो लपेटा जाता है, यानी स्पिंडल के घूमने से धागा तेजी से लपेटता है। तो ये भी एक छोटा इन्वेंशन था जिसने सबऑर्डिनेट किया स्पिनिंग जेनी को, या जो रिचर्ड ऑकराइट का जो वाटर फ्रेम था। तो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट क्योंकि इंटीग्रेट होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बूम आने का कारण ये हुआ कि जो छोटा सा इन्वेंशन हुआ लाइक फ्लाई शटल, जिसको आप अपने इस लकड़ी के सेटअप में इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इस लकड़ी के सेटअप में इंस्टॉल किया और इस फ्लाई शटल को तेजी से चलाया जाता था इस पूरे लकड़ी के सेटअप को, और जो थ्रेड बनाने का काम है वो तेजी से हो सकता है। तो हैंड व्यूवन जो टेक्निक्स हैं, जैसा मैंने फिर कहा, थ्रेड, स्पिनिंग, व्यूइंग, निटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द क्लॉथ इज अ इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड लगातार बढ़ती गई। अब जब मिल्स लग रही हैं, जब फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो अब कोई व्यक्ति जब गांव से शहर आता है जॉब ढूंढने के लिए, तो अक्सर हम देखते हैं कि आपका कोई जानकार हो या मिलने वाला हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब बॉम्बे में रत्नागिरी, महाराष्ट्र से या यूपी से बहुत सारे लोग बॉम्बे में मिल्स में काम करने आते थे, तो उनको जॉब कैसे मिले? फॉर दिस पर्पज इंडस्ट्रियलिस्ट हायर अ पर्सन विच इज नोन एज जॉबर। बेसिकली जॉबर हैज एन रोल इन मिल्स, इसका एक रोल होता था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या मिल मालिक होते थे, जॉबर्स को हायर करते थे ताकि उनके यहाँ जो लेबर आ रही है काम करने के लिए, उस लेबर में से वो उनके लिए सही एम्प्लॉय ढूंढ के लाए, या उनकी जो रिक्वायरमेंट है मिल्स की, लेबर की, उसको वो आइडेंटिफाई करके लाए। तो बेसिकली जो ये जॉबर है,
इसका रोल ये होता था कि जो भी लोग आते थे फैक्ट्रीज़ में वर्क करने, उनको ये सेट होने में मदद करते थे, उनको घर दिलाते थे, उनको थोड़ा सा पैसा भी देते थे सेट होने के लिए। बॉम्बे में कोई व्यक्ति काम करने आया बाहर से, अपना परिवार सेट करेगा, अपने काम सेट करेगा, और कई बार जब वो व्यक्ति मिल में लग जाता था, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, तो उससे एक्सचेंज में कुछ गिफ्ट भी ले लेते थे। तो बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स केम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड, जहाँ जहाँ मिल्स लगी हैं आसपास के गांव से या शहरों, छोटे मोटे कस्बों से लोग काम करने के लिए आते थे। Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial center. खास करके छोटा किसान, कृषक या कारीगर जिनको गांव में काम नहीं मिलता है, most often mill workers moved between the village and the city, returning to their village and homes during harvest and festival. ज़्यादातर किसान का जो काम करने का पैटर्न होता था लेबर का, वो यही होता था कि सोविंग हार्वेस्टिंग के समय उनके पास काम होता था, उसके बाद वो गाँव या शहरों में लेबर, कैजुअल लेबर बनने के लिए आ जाते थे। They traveled great distances in the hope of work, like from United Province, जो United Province जो आज यूपी बिहार आप देखते हो उसको पहले United Province कहा जाता था। They went to work in textile mills of Bombay and jute mills of Kolkata. तो बॉम्बे और कलकत्ता में बहुत माइग्रेशन होता था गाँव से। Jobber, getting job was always difficult. The number of seeking work always were more than the jobs. तो इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स। तो नए लोगों को लाने का काम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जॉबर का होता था। लाइक इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था और फैक्ट्री से भी पैसा लेता था और लोगों से भी पैसा लेता था। ही गॉट पीपल फ्रॉम दिस हिज विलेज, और अपने गांव से भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाता था। ही गेट ensured them job, settled in the village city and provided them money in difficult time, और उनकी मनी भी करता था। तो जॉबर का एक रोल होता था जो थोड़ा सा अच्छा खासा दम वाला, एक पावरफुल उसका एक रोल होता था कि हाँ मेरे साथ कोई नौकरी मांगने आया है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में जॉबर जो है वो अप्रोप्रिएट रोल प्ले करते थे। नाउ अब जब इंडिया में 19 स्वदेशी मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की समय बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की क्या परेशानी रही है? सबसे पहले तो इंडियन ग्रोथ को तो रोका यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने। स्टैब्लिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन, एक्वायरिंग लैंड एंड चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग एंड जूट इंडिगो, जो हम बात कर चुके हैं कि इंडियन इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ने से इटसेल्फ रोका सबसे पहले यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने। नाउ अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हुआ कि और किसने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा रोका? इंडियन बिजनेसमैन अवॉइडेड कंपीटिंग विद द मैनचेस्टर गुड्स, और भारतीय व्यापारी ने उन चीज़ों में काम नहीं किया जिसके अंदर ब्रिटेन कर रही थी। प्रोड्यूस कोर्स कॉटन यार्न, मोटा कॉटन बनाना, रादर देन द फैब्रिक बनाने की इंडस्ट्री को उन्होंने छोड़ दिया। यार्न प्रोड्यूस इन द इंडियन स्पिनिंग मिल वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स इन द इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू चाइना। यार्न मतलब कि जो कच्चा धागा जो आप देखते हो, जो थ्रेड जो आप देखते हो, उसको प्रोडक्शन करना शुरू किया फिनिश गुड की जगह, क्योंकि फिनिश क्लोथ की वैल्यू तो पहले ही इंडिया में जरूरत नहीं थी क्योंकि मैनचेस्टर उसमें आया हुआ था। When the स्वदेशी मूवमेंट gathered momentum, industrial groups organized themselves, जब स्वदेशी मूवमेंट आया बंगाल विभाजन के बाद, तो इंडियन इंडस्ट्रीज ने खुद को एकजुट किया और अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया, फिकी जिसको हम बोलते हैं, और उन्होंने अपने कलेक्टिव डिमांड एंड इंटरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखे कि हमारे इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट यहाँ से हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाओ ब्रिटेन में, ताकि हमारा माल भी बन सके, और ब्रिटेन से जो इंडिया में आ रहा है उस पर ड्यूटी लगाओ ताकि उसको भी कंपिटिटिव प्राइस में लिया जा सके। From 1906, industrialists in India began shifting to yarn to cloth production and cotton pieces goods production of India double between 1900 to 12। ठीक है। Now अब जो वॉर वाला समय था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें क्या हुआ? द ब्रिटिश मिल्स was busy with the power production to meet the needs of army and Indian mills had a vast home to supply। जैसे हमने बताया कि वॉर के समय इंडिया से जो है एक्सपोर्ट बढ़ा और इम्पोर्ट घटा। किसका इम्पोर्ट किसका घटा? मैनचेस्टर का इम्पोर्ट घटा, और इंडियन जो कॉटन फिनिश गुड्स है उनका एक्सपोर्ट घटा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो टाइम है जब इंडियन एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ और इंडियन इंपोर्ट्स में कमी हुई। तो मैनचेस्टर जो है could not never recapture its old position in India, cotton and cotton production collapsed and exports of cotton cloth from Britain fell dramatically। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखेंगे कि कैसे इंडियन एक्सपोर्ट तो बढ़ता जा रहा था और इंपोर्ट जो है मैनचेस्टर का घटता जा रहा था अर्लीस्ट 19th सेंचुरी में। Within the colonies, local industrialists gradually consolidated their position and substituting foreign manufacture and capturing home market। Now अब इस समय में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यानी कि छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका क्या सेक्शन था, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मेजर अडॉप्टेड बाय प्रोड्यूसर ऑफ इन इंडिया टू एक्सपेंडेड द मार्केट ऑफ देयर गुड्स इन सेंचुरी। अब जैसे मैनचेस्टर को बेचने के लिए भारतीय भगवान, भारतीय देवी, भारतीय लोगों की सहायता ली गई क्योंकि इंडिया की फीलिंग उसमें है। मैनचेस्टर क्लोथ जो कि भारत का नहीं था, पर जब इनका एडवर्टीजमेंट किया था, जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो आप क्या देखते हो? उसमें कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम कनेक्ट करते हैं। जैसे साबुन है तो महिलाओं के द्वारा साबुन बेचा जा रहा है, साबुन को सॉफ्ट बताया जा रहा है, कौन बताया जा रहा है। अगर कोई विदेशी चीज़ भारत में बन के आ रही है तो उसको
भारत के भगवान या भारत के कल्चर या भारत के वैल्यूज़ के साथ दिखाया जाना, ताकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो कि हाँ ये चीज़ भले ही विदेशी है पर इसका जो अपीयरेंस है वो लोकल है। लाइक एडवर्टीजमेंट मेड प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी। दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल, और लोगों को सोच समझने पर मजबूर करता है कि हम इस साबुन या चीज़ों क्यों खरीदें। आज कोई नया सोप है, वो मार्केट में लॉन्च हो जाता है बिना किसी मार्केटिंग के, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कोई नया सोप है? मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। नाउ they try to shape the minds of the people from the very beginning of the industrial age. Advertisement have played a part in the expanding the market. Like भारत में अगर आप कृष्ण का एड देख रहे हो तो वो किसी ना किसी तरीके के गुड्स आइटम पे या किसी ना किसी तरीके के ग्राइप वाटर या बच्चों के पीने वाले जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्स है, उस पर फोटो दिखाया जाता है ताकि उसको कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इंडियन कल्चर को या इंडियन चीज़ों को मैनचेस्टर को दान करते हुए दिखाया जा रहा है। When Manchester Industrialists began selling clothes in India, they put labels on the cloth bundles. When buyers saw "Made in Manchester's" written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth. Labels are carried and images were very often beautifully illustrated. Like सरस्वती जी मैनचेस्टर दान कर रही हैं या राजा रणजीत सिंह घोड़े पर बैठे हैं तो उस घोड़े के ऊपर जो गादी है वो मैनचेस्टर क्लोथ की बनी है। यानी कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम फील हो कि ये चीज़ लंदन से बन के आई है लेकिन इसके अंदर इंडियन लुक या इंडियन टच दिया जा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि अब ये साबुन का आप देखेंगे सनलाइट ऐड, तो सनलाइट सोप या सनलाइट साबुन का जो ऐड है इसमें भगवान बनाया हुआ है, भगवान के साथ उनकी दो जो उनकी वाइफ है वो बताई जा रही है। यानी इंडियन टच देने के लिए सोप को या साबुन को इंडियन फील लाने के लिए इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, चाहे वो विदेश में बन के आ रहे हो। इट वॉज एज इफ द एसोसिएशन विद द गॉड्स गिव डिवाइन अप्रूवल ऑफ द गॉड बीइंग सोल्ड and was also intended to make manufacturer from foreign land appear somewhat familiar to Indian people. तो भले ही वो आइटम भारत में नहीं बनाए, भारत के बाहर बनाए, बट इट विल गिव द टच ऑफ इंडियन, इट विल कनेक्ट द इंडियन पीपल विद इटसेल्फ, और उसके फोटो या उसकी चिन्ह को देख के उसकी क्वालिटी का एस्टिमेशन करना और उसको यूज करना, इस तरीके से माइंड को फ्रेम किया जाता है। बाय द लेट 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर्स वर पुटिंग कैलेंडर, इसके बाद कैलेंडर बनाए जाने लगे भगवान के नाम से, एंड पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स, और उनके ऊपर ऐड दी गई। आज भी आप देखते हो जब न्यूज़पेपर के साथ न्यू ईयर का कैलेंडर आता है तो उसमें अलग अलग चीज़ों के आइटम्स के फोटोग्राफ्स होते हैं। वो अलग अलग चीज़ या आइटम्स के जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको उन चीज़ों को देखने पर मजबूर करते हैं और उन चीज़ों को बाय करने के लिए भी मजबूर करते हैं। अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन द बाय पीपल हु कुड नॉट रीड, एंड दे वर हंग इन टी शॉप्स एंड पुअर पीपल्स होम जस्ट एज मच एज ऑफिसेज एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट। जैसे कि आप आज भी देखते हो कि भले ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है लेकिन फोटोग्राफ देख के उसको ये पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, तो उस चीज़ के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी या उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है। सिमिलर चीज़ें या सेम चीज़ें कहाँ हुई? जब हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज़ में, या जब हम बात कर रहे थे उस फेज़ में जब चीज़ों को देखकर उनको लेने की या उनको बाय करने की जो एक एबिलिटी है उसको डेवलप किया जा सके। तो बेसिकली इस पूरे सेगमेंट में द एज ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड एज ऑफ पिक्चर्स या इमेजेस, ब्रिटिश गुड्स को भारत में एक्सपैंड करने के लिए इंडियन कल्चर, इंडियन गॉड, इंडियन गॉडेसेस या इंडियन जो मेंटालिटी है, थिंकिंग है, उसको जोड़ा गया और पॉपुलराइज किया गया। यही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो पॉपुलराइजेशन किया गया या ये जो डेवलपमेंट किया गया, इस पॉपुलराइजेशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए बहुत बेसिकली हमने यही चीज़ देखी है कि मैनचेस्टर या दूसरे गुड्स को भारत के साथ कंपीट करना कम पड़े, इसलिए इंडियन टच उसमें दिया जाए। क्लियर? तो ये था हमारा आज का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हमने देखा सेकंड सेगमेंट में जॉबर का क्या रोल है, इंडियन इंडस्ट्रीज का क्या रोल रहा है, वर्ल्ड वॉर के अंदर कैसे सेकंड जो डिमांड थी इंडियन गुड्स की बढ़ती गई और विदेशी जो मैनचेस्टर है उसकी डिमांड घटती गई। इस चैप्टर को याद करने के लिए वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होती है, आपको पढ़ना पड़ेगा 1 से 2 बार और उसके इवेंट्स को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और आगे आने वाले चैप्टर्स में, ब्रॉड चैप्टर्स में हम इसको चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे। क्रैश कोर्स के लिए थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो मोशन फाउंडेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।